आज का जो हमारा लेक्चर है वो पर्टिकुलरली 506 और 512 के स्टूडेंट्स के लिए है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की प्रैक्टिकल लैब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला हमारा टॉपिक होता है, जो प्रैक्टिकल होता है, वो यूजुअली वैलिडेशन ऑफ पिपेट्स के लिए होता है। वैलिडेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एंड सीरोलॉजिकल पिपेट्स। अब ये जो सीरोलॉजिकल पिपेट होती है, ये जो वॉल्यूमेट्रिक पिपेट होती है, ये आपने लैब में बहुत दफ़ा देखी भी होगी और आप सोचते भी होंगे कि जनाब ये वॉल्यूमेट्रिक पिपेट्स कहाँ यूज़ होती हैं, सीरोलॉजिकल पिपेट्स कहाँ यूज़ होती हैं, दोनों के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो अगर हम एक जनरल सी डायग्राम सपोज करें तो जो वॉल्यूमेट्रिक पिपेट है वो आपने इस तरह से देखी होगी कि जनाब ये बहुत ही एक कम डायमीटर का पाइप होता है, उसमें बीच में बल्ब होता है और फिर दोबारा से ये डिलीवरी ट्यूब हो जाती है छोटी सी, और यहाँ पे एक ग्रेजुएशन, एक सिंपल सा मार्क होता है। तो अगर हम इसमें लिक्विड को सक करें और फिल करें मार्क तक, तो ये पूरा लिक्विड हो जाता है तकरीबन, जो भी आप पिपेट यूज़ करें, जैसे अगर आप 5.0 ml की पिपेट यूज़ करें तो ये पूरे का पूरा लिक्विड 5 ml हो जाएगा। इसके बरक्स जो सीरोलॉजिकल पिपेट होती है उस पर ग्रेजुएशंस बनी होती हैं, वो बहुत सिंपल सी पिपेट होती है। आखिर में टिप होती है जहाँ से आपको लिक्विड को सक कराना है या ड्रेन कराना है। यहाँ पे ग्रेजुएशंस बनी होती हैं और लास्ट ग्रेजुएशन जो होती है, ये जितने ml की पिपेट आप ले रहे हैं, लेट्स से यू आर यूजिंग अ पिपेट ऑफ 5 ml, तो यहाँ तक 5 ml यहाँ पे वॉल्यूम फिल हो जाता है। अब होता क्या है कि ये आपने कोर्स में भी पढ़ा होगा और ये जनरल परसेप्शन भी यही है कि जो वॉल्यूमेट्रिक पिपेट है ये ज़्यादा एक्यूरेट होती है, ये प्रिसाइज भी होती है और एक्यूरेट भी होती है एज़ कम्पेयर टू दिस सीरोलॉजिकल पिपेट। तो हमें इस हाइपोथेसिस को वैलिडेट करना है, हमें मालूम करना है कि इन दोनों पिपेट्स में से कौन सी पिपेट ज़्यादा एक्यूरेट है और कौन सी पिपेट ज़्यादा प्रिसाइज है। ठीक है, तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट होता है कि जनाब आपने करना ये है कि आपको तकरीबन 40 ml वाटर दे दिया जाएगा। सही है। अब आपने करना क्या है कि एक बीकर लेना है। इस बीकर में आपने क्या करना है कि हर दफ़ा, जैसे अगर आप वॉल्यूमेट्रिक पिपेट यूज़ कर रहे हैं तो वॉल्यूमेट्रिक पिपेट में पूरी आप फिल कीजिए यहाँ तक, मार्क तक 5 ml, और इस एम्प्टी बीकर का वेट कर लें आप वेइंग बैलेंस पे। इसको अगर हम वेइंग बैलेंस कहें तो आपने करना ये है कि इस एम्प्टी बीकर का वेइंग बैलेंस पे वेट कर लें। उसके बाद इस पूरी पिपेट को फिल करके 5.0 ml वॉल्यूम जो आप समझ रहे हैं वो आप फिल करके उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए इस बीकर के अंदर, और 5 ml वाटर ट्रांसफ़र करने के बाद इसका जो वज़न हो जाएगा अब उसको आप नोट कर लें। ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद दोबारा से इस वॉल्यूमेट्रिक पिपेट को आप फिल कीजिए 5 ml मार्क तक और उसको दोबारा ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब जो आपके पास वे आ रहा है, जो भी आपके पास ग्राम्स में आ रहा है, उसको आप नोट कर लीजिए और इस प्रोसेस को आप रिपीट कीजिए फॉर एट लीस्ट 8 टाइम्स। रिपीट कर चुके होंगे तो आपके पास 8 दफ़ा मास की वैल्यू आ चुकी होगी, यानी 8 डिफरेंट रीडिंग्स आ चुकी होंगी आपने जो भी इसका वॉल्यूम ट्रांसफ़र किया है उस वॉल्यूम के मास की। अब सवाल ये पैदा होता है, यहाँ से जो आपको ग्राम मिलेगा वेइंग बैलेंस से, वो हर 5 ml के लिए जो भी ग्राम होगा उसको आप वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देंगे यूजिंग द डेंसिटी फार्मूला। आपको मालूम है जनाब की जो डेंसिटी होती है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, और इस तरह से यहाँ से जो हर 5 ml के लिए मास आपको मिलेगा वो आप यहाँ रख दीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए डेंसिटी से। यानी पानी की डेंसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, हमें पता है हर चीज़ की डेंसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो आपने क्या करना है कि इस बीकर में जो भी पानी आखिर में जमा हो जाएगा उस पानी में थर्मामीटर डाल के
उसका टेम्परेचर नोट कर लेना है और उस टेम्परेचर पे डिस्टिल्ड वाटर की जो भी डेंसिटी होगी आप उससे डिवाइड कर दीजिए इसके मास को, तो आपके पास वॉल्यूम निकल करके आ जाएगा जो भी 5 ml के लिए होगा। तो आपने 8 दफ़ा क्योंकि 5 ml ट्रांसफ़र किया था तो आपके पास 8 वॉल्यूम की रीडिंग्स आ जाएंगी, ठीक है। तो वो जो 8 रीडिंग्स आएंगी उन 8 वॉल्यूम रीडिंग्स को आपने क्या करना है, एक तो उनका एवरेज वॉल्यूम निकाल लेना है, यानी 8 वॉल्यूम को आपने प्लस करना है और 8 से डिवाइड कर देना है तो एवरेज वॉल्यूम आ जाएगा, सही है। ये एवरेज वॉल्यूम आपको किसी भी पिपेट की एक्यूरेसी के बारे में बताएगा, यानी अगर आप कोई पिपेट यूज़ कर रहे हैं 5 ml के लिए और एवरेज वॉल्यूम आ जाता है 5.0100 ml, तो इसका मतलब है उसमें जो एरर है वो 0.01 ml का है, ये उसमें एरर है, ठीक है। और अगर दूसरी पिपेट है उसमें जो एरर वैल्यू आ रही है यानी उसका जो एवरेज वॉल्यूम आ रहा है वो दैट इज़ 5.050 ml, तो उसमें जो एरर है वो 0.05 ml का, यानी वो 0.01 से ज़्यादा एरर रखती है। तो आपको जो मीन वॉल्यूम है वो आपको, यानी जो एवरेज वॉल्यूम है वो आपको एरर के बारे में बताएगा। और आपने क्या करना है, दूसरी तरफ इन तमाम जो पिपेट्स हैं इन दोनों पिपेट्स के लिए आपको स्टैंडर्ड डिवीएशन भी निकालना है। वो स्टैंडर्ड डिवीएशन आपको प्रिसीशन का पता देगा कि जनाब ये पिपेट अगर हम बार बार यूज़ कर रहे हैं तो कहीं हर दफ़ा ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस के साथ कोई वॉल्यूम ट्रांसफ़र तो नहीं कर रहा, तो वो प्रिसीशन जो है आपको स्टैंडर्ड डिवीएशन बताएगी। और आपने उसके साथ साथ इसका रिलेटिव स्टैंडर्ड डिवीएशन भी निकालना है, यानी स्टैंडर्ड डिवीएशन जो भी है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और एवरेज वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए तो %RSD आ जाएगा, ठीक है। तो आपने रिजल्ट के अंदर ये रिपोर्ट करना है कि इन दोनों पिपेट्स में से कौन सी पिपेट ज़्यादा एक्यूरेट है, जो आप यकीनन एवरेज वॉल्यूम को देखते हुए बताएंगे। और फिर आपको ये बताना है कि इन दोनों पिपेट्स में से कौन सी पिपेट ज़्यादा प्रिसाइज है, और वो आप स्टैंडर्ड डिवीएशन को देखते हुए बताएंगे, सही है। डिस्कशन में ये लिखना है कि अगर कोई पिपेट ज़्यादा एक्यूरेट है तो क्यों, और कोई पिपेट ज़्यादा प्रिसाइज है तो क्यों। ये वजूहात बतानी होती है ना, जिस जनरल परसेप्शन है कि जो वॉल्यूमेट्रिक पिपेट है वो एक्यूरेट भी होती है और प्रिसाइज भी होती है एज़ कम्पेयर टू सीरोलॉजिकल पिपेट, और उसकी जो वजह बयान की जाती है वो ये बयान की जाती है क्योंकि इसकी जो मार्क है, इसकी जो कैपिलरी है वो इसके मुकाबले में बारीक होती है। तो बारीक होने की वजह से वो जो मिनिस्कस है, इसमें जो मिनिस्कस बनेगा वाटर का वो थोड़ा सा ज़्यादा कर्वी होगा, तो उसमें जो पैरालैक्स एरर है आपकी आंखों की वजह से देखने से जो एरर आता है वो इसमें ज़्यादा आएगा, क्योंकि लिक्विड स्टैटिक सरफेस तो नहीं होता ना, यानी लिक्विड अगर आप फिल कर रहे हैं तो वो ऐसा नहीं होता कि उसकी सरफेस बिल्कुल सीधी नज़र आएगी, इट विल बी इन अ कर्वी फैशन, ठीक है। कुछ लोग कर्व का ऊपर का हिस्सा ले लेते हैं जो कि गलत होता है, हमें नीचे वाला लेना चाहिए, लोअर मिनिस्कस। इसमें क्या होता है, ये क्योंकि बहुत ही बारीक सी कैपिलरी होती है तो इसमें मिनिस्कस बिल्कुल छोटा सा होता है, तो आप बार बार अगर लिक्विड फिल करेंगे तो ये इम्कान है कि वो तकरीबन लगभग उसी जगह पे ही आएगा बार बार, क्योंकि मिनिस्कस बहुत ही कम होता है। तो यानी इसमें जो प्रिसीशन है इसके मुकाबले में ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन अब ये तो प्रैक्टिकली आप वैलिडेट करेंगे ना, एक्चुअली वैलिडेशन इज़ द चेकिंग ऑफ एक्यूरेसी, है ना। तो वैलिडेट कर रहे होते हैं कि भाई ये बात सही भी है या नहीं। तो इस तरह से आपने ये पहला प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लेना होता है। हमने ये करना है कि हमने आपको वैल्यूज़ दे देनी है, यानी आपने जो बार बार लिक्विड यहाँ पे ड्रेन करके उसका मास नोट करना था, हम ये बताएंगे आपको कि जनाब मास हमने नोट कर लिया है, ये मास है, अब आपने इसकी मीन वॉल्यूम निकालना है, स्टैंडर्ड डिवीएशन निकालनी है एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपको करना होगा और ये इस तरह से वैलिडेशन करनी होगी। इन दोनों पेपर्स के बारे में आपको बताना होगा कि कौन ज़्यादा एक्यूरेट है या प्रिसाइज है और क्यों। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मज़ीद दूसरे टॉपिक्स के साथ हाजिर होंगे। टिल देन इट्स गुड बाय, थैंक यू। के लेक्चर में, आज का लेक्चर एक्चुअली हमारा 3rd लेक्चर है हमारी सीरीज़ का, CHM 506512 का। तो आज के लेक्चर में हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियोमेट्रिक डिटर्मिनेशन करेंगे हम रिडॉक्स कपल्स की, यानी हम दो चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। पहली वो बिल्कुल आपस में एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर है, तो लिहाजा एक ही लेक्चर में हम उन दोनों को देख लेंगे। पहला है जनाब पोटेंशियोमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ आयरन यानी फेरस बाय KMnO4, यानी ये एक रिडॉक्स कपल है, दूसरा रिडॉक्स कपल होगा हमारा सीरियम और आयरन, सही है। तो यहाँ पे ये दो रिडॉक्स कपल हैं जिनको हम स्टडी करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम रिडॉक्स कपल की जो पोटेंशियोमेट्री है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो बैकबोन है वो है
नर्स्ट इक्वेशन। तो सबसे पहले हम नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। ये नर्स्ट इक्वेशन हम सबको मालूम है। अब इस नर्स्ट इक्वेशन में अगर आप गौर से देखें तो ये जो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज स्पीशीज और जो रिड्यूस स्पीशीज है, इसका जो रेशो है, ये रेशो किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के पोटेंशियल पर डायरेक्ट असरअंदाज हो रहा होता है। आसान लफ्जों में अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये रेशो चेंज कर दें तो उसका पोटेंशियल चेंज हो जाता है। यही बेसिस है हमारे इस पोटेंशियोमेट्रिक डिटर्मिनेशन की। फेरस आपको मालूम है कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है और KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो पहले हम इस केस को डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम इस केस के ऊपर खुद ही ले आएंगे, है ना। तो जो ये होगा वही उसी की तरह ये केस होगा। तो अगर आप बात करें, आपके सिस्टम में फेरस मौजूद है ना, और उस फेरस में आपने ORP इलेक्ट्रोड डिप कर दिया, तो ORP इलेक्ट्रोड आपके सिस्टम में जितने भी फेरस मौजूद हैं उनको देखते हुए उसका जो भी पोटेंशियल है वो आपको बता रहा होगा। अब आपने क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता उसमें रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करते जाना है। रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करते जाएंगे यानी KMnO4 ऐड करते जाएंगे तो ये रेशियो ऑल्टर होता जाएगा, ये रेशियो चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे ये रेशियो चेंज होता जाएगा वैसे वैसे उसका पोटेंशियल भी चेंज होता जाएगा, अनलेस अनटिल के उसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ जाएगा, यानी वो पॉइंट जब तमाम का तमाम फेरस कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक में, और अब कोई भी चीज मौजूद नहीं होगी जो खुद ऑक्सीडाइज हो सके। यानी फेरस खुद ऑक्सीडाइज हो रहा था ना, जब भी तो वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा होता है। तो तमाम का तमाम फेरस जब ऑक्सीडाइज हो चुका होगा तो उसके बाद जो एक रैपिड आपको पोटेंशियल चेंज देखने को मिलेगा। सही है। तो ये बिल्कुल उसी की तरह है जैसे हमने पोटेंशियोमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट की थी, लेकिन यहाँ पे बस फर्क ये होगा कि आपको ORP इलेक्ट्रोड दिया जाएगा और आपको वोल्टेज यानी मिली वोल्ट्स मेजर करने होंगे। तो करना आपको क्या है जनाब, करना ये है कि क्योंकि सोडियम, ये जो पोटेशियम कार्बोनेट है आपके पास, ये पोटेशियम कार्बोनेट का 0.1 मोलर सॉल्यूशन आपके पास होता है। आपने क्या करना है, बीकर लेना है। बीकर में जो भी स्पेसिफाइड वॉल्यूम सैंपल का आपको कहा जाए, अगर आपको 10 ml कहा जा रहा है तो आप 10 ml डाल दीजिए यूजिंग पिपेट 10.0 ml, और अगर आपको 30.0 ml कहा जा रहा है तो आप 30.0 ml डाल दीजिए। वॉट एवर वॉल्यूम इज बिंग डायरेक्टेड आप वो डाल दीजिए। तो जैसे ही आपने सैंपल का वॉल्यूम इसमें डाल दिया है ना, उसके बाद इसमें तकरीबन 50 से 60 या 100 ml पानी डाल दीजिए। अच्छा, पानी जो है क्योंकि वो रफली ऐड करना है, उसका ऐड करने का सिर्फ यही एक मकसद है कि वो जो ORP इलेक्ट्रोड है आपका, इसमें वायर आ रहा होता है प्लाटिनम का, और वो सिल्वर क्लोराइड रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है इसका। ये जो वायर है, ये जो प्लाटिनम वायर है, ये जो इलेक्ट्रोड है, ये डिप हो जाए, बस पानी डालने का ये मकसद होता है। उसके बाद इसको मैग्नेटिक स्टेरर पे रखना है आपको, और मैग्नेटिक स्टेरर पे रखने के बाद इस ORP इलेक्ट्रोड के जरिए आप क्या कर लें, मेजर कर लें मिली वोल्ट्स कि जनाब शुरू में स्टार्टिंग पॉइंट पे फेरस के कितने मिली वोल्ट्स मौजूद थे। अब आप क्या करें, यहाँ पे एक ब्यूरेट सेट की हुई है आपने। अब इस ब्यूरेट में आपने क्या भरा हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज KMnO4। सही है, सॉरी KMnO4 कह रहा हूँ, पोटेशियम डाइक्रोमेट। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं आप। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, यहाँ से आपने क्या करना है, जितना भी वॉल्यूम आपको कहा जाए, 1 ml का वॉल्यूम आप ट्रांसफर कर सकते हैं, 0.5 ml का वॉल्यूम ट्रांसफर कर सकते हैं, आप 2.0 ml का वॉल्यूम ट्रांसफर कर सकते हैं। जितनी भी रेजोल्यूशन आपको ग्राफ की चाहिए उस हिसाब से आप अपने वॉल्यूम को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट यहाँ पे 1 ml ऐड करना शुरू कर दिया। आपने 1 ml पोटेशियम डाइक्रोमेट ऐड कर दिया, मैग्नेटिक स्टेरर स्टीर किया, फेरस को उसने ऑक्सीडाइज किया फेरिक के अंदर, उसके बाद सिस्टम का जो पोटेंशियल है वो चेंज हो गया। तो जब आप ग्राफ बना रहे होंगे, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ K2Cr2O7 और यहाँ पे पोटेंशियल, तो आपको एक ग्राफ मिलेगा जो इस तरह से जा रहा होगा।
सिग्मोइडल कर्व की फॉर्म में, ठीक है। जहां पर तमाम का तमाम आपका फेरस फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद जाहिर सी बात है कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा, तो जो भी आपके पास पोटेशियम डाइक्रोमेट का पोटेंशियल होगा वो यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा। तो ये जो कर्व है इसके ऊपर आप एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, इस कर्व पे सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, और इन दोनों का मिड पॉइंट जब आप रिप्रोड्यूस करेंगे, मैच करेंगे, तो आपके पास ये इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा। अब ये जो वॉल्यूम आपके पास आया है पोटेशियम डाइक्रोमेट का, इस वॉल्यूम को पोटेशियम डाइक्रोमेट की कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास पोटेशियम डाइक्रोमेट के मिलीमोल्स आ जाएंगे, है ना। अब ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट और फेरस है, इनके जो आपके पास मिलीमोल्स आ गए हैं, इनको स्टिचोमेट्री के जरिए आप सॉल्व कर लीजिए। यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है इसकी कंसंट्रेशन जो कि मोल्स पर लीटर होती है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ये जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे वॉल्यूम आया है आपका, तो लीटर से लीटर कट जाएगा, मिलीमोल्स आ जाएंगे आपके पास। लेट्स से इसको अगर हम ए कहते हैं तो आपने K2Cr2O7 और फेरस यानी कि 2+ इसका यानी क्रोमियम और फेरस का जो रेशियो है आपके पास, यानी यहाँ पे हम आपको फेरस का सॉल्ट जो देंगे, ये डाइक्रोमेट और फेरस के अंदर जो मोल रेशियो है आपका, इसका जो 1 मोल है वो इसके 6 मोल से रिएक्ट करेगा। तो यहाँ से मिलीमोल्स ऑफ फेरस आपके पास निकल के आ जाएंगे। तो मिलीमोल्स ऑफ फेरस आ गए, उसके बाद आपने जितने भी मिलीमोल्स ऑफ फेरस थे वो सैंपल का जो आपने वॉल्यूम यूज़ किया था उसकी वजह से ही आए थे। अगर आपने 10.0 ml यूज़ किया था तो 10 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ फेरस आ जाएगी। और अगर आपने 30.0 यूज़ किया है जैसे कि आपके लैब मैनुअल में लिखा हुआ है तो आपके पास फेरस की कंसंट्रेशन उस वक्त आ जाएगी। तो इस तरह से आपने क्या करना होता है, मोल रेशियो लगा के इसके मोल्स निकाल लिए, इसके जो मिली मोल्स आपके पास आए होंगे उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, कंसंट्रेशन निकाल ली। सो इट्स अ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट। आपको मज़ा आया होगा करके। जो भी आपके सवालात हैं इस हवाले से वो आप कमेंट में कर दीजिए, हम उसको ज़रूर जवाब देंगे। अच्छा, इसका जो बिल्कुल रिवर्स्ड केस है वो रिवर्स केस है सीरियम और आयरन का। यानी अगर आपके पास सीरियम का सैंपल हम दे दें, है ये भी पोटेंशियोमेट्रिक डिटर्मिनेशन, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, हमने आपका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो चेंज कर दिया, वो पोटेशियम डाइक्रोमेट की बजाय हमने क्या कर दिया, सीरियम कर दिया। तो आपने क्या करना है जनाब कि अब आपने बीकर के अंदर जो आपका सैंपल था, यानी जो पहले तो आपने आयरन का सॉल्यूशन लिया था ना बीकर में, अब आपने आयरन बीकर में नहीं लेना बल्कि आयरन आपने डाल दिया ब्यूरेट के अंदर। अब बीकर में आपने ले लिया सीरियम का सॉल्यूशन, सही है। तो सीरियम का सॉल्यूशन आपने बीकर में ले लिया, तकरीबन 10 ml, 15, 20 या 30 जो भी आपको कहा जाए, जो भी लैब मैनुअल में या एग्जाम का जो आपके पास लेआउट आएगा, जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा उसमें जितने ml सैंपल कहा जाए, आपने वो सीरियम का सैंपल बीकर में डाल दिया, ठीक है। आपने इसमें तकरीबन 50 ml पानी भी डाल दिया। अब आपने इसमें ORP इलेक्ट्रोड भी डिप कर दिया, इसको आपने मैग्नेटिक स्टेटर पे रख दिया। आपने ब्यूरेट से आपने क्या किया, फेरस ऐड करना शुरू कर दिया। तो होगा क्या कि जो जैसे जैसे ऊपर से फेरस आता जाएगा सीरियम रिड्यूस होता जाएगा, है ना। तो सीरियम रिड्यूस होता जाएगा, तो आपके पास जब सारे का सारा सीरियम रिड्यूस हो जाएगा तो यहाँ पे आपको जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है वो मिल जाएगा, और आपके पास जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह का होगा, वॉल्यूम ऑफ फेरस इस तरह का उल्टा ग्राफ होगा। ये जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट का वॉल्यूम आपके पास आएगा, इस वॉल्यूम को फेरस की कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास मिलीमोल्स ऑफ फेरस आ जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह सीरियम और फेरस का जो मोल रेशियो है ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप इसको आप देखिए कि इनका मोल रेशियो क्या होता है। तो इसको आप मोल रेशियो के जरिए सीरियम के मिलीमोल्स में कन्वर्ट कर दें, फिर सीरियम के मिलीमोल्स को डिवाइड कर दीजिए सीरियम का जितना भी सैंपल का वॉल्यूम आपने लिया था।
सीरियम की कंसंट्रेशन आ जाएगी, वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल्स थे हमारे बड़े छोटे छोटे से, ये हमने आज के लेक्चर में कवर कर लिए हैं। तो इनकी जो बेसिस है वो नस्ट इक्वेशन ही होती है जैसे हमने शुरू किया था। अब इस हवाले से आपको कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एक बात जो इंतहाई अहम मैं आपको बता दूं वो ये कि जहाँ पे भी ये सिग्मासॉइडल कर्व एस कर्व बनता है, सीधा या उल्टा, सिंगल स्टेप बने या मल्टी स्टेप बने, जैसे आपने सोडियम कार्बोनेट की पोटेंशियोमेट्रिक डिटर्मिनेशन देखी, कहीं पे भी जब आपको श्योर ना हो कि सर्कल सही फिट ना हो रहे हो, आइडियली ये दोनों सर्कल बिल्कुल एक ही साइज के होने चाहिए, कभी कभी नहीं होते, कभी ये कर्व बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आती है, फैली हुई आती है, तो आप सर्कल फिट करने में बड़ी परेशानी फील करते हैं। तो जब भी आपके पास सिग्मासॉइडल कर्व आए, आप वहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव कर्व ज़रूर बनाते हैं, है ना। जब आपके पास इक्विवेलेंस पॉइंट या ये जो आपके इन्फ्लेक्शन पॉइंट मालूम करने में बहुत दिक्कत हो, दुश्वारी हो, तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव प्लॉट बनाते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव प्लॉट बनाने का तरीका आप अपनी लैब रिपोर्ट में भी देख सकते हैं, और अगर आपको उसको समझना है तो मैं उसके लिए अलग से एक लेक्चर रख दूंगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। अदरवाइज यहाँ पे हमारे तमाम प्रैक्टिकल्स कंप्लीट हो जाते हैं। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं, जहाँ पर भी आपको सिग्मासॉइडल कर्व नज़र आए, आप अपनी आसानी के लिए, आप अपने रिजल्ट को एक्यूरेट करने के लिए उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव ज़रूर बनाएं, ताकि आपको एक्यूरेट इक्विवेलेंस पॉइंट का वॉल्यूम मालूम हो सके। यहाँ तक के लिए हमारे आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में मज़ीद प्रैक्टिकल्स के साथ हाजिर होंगे। टिल देन इट्स गुड बाय, थैंक यू। आज का जो लेक्चर है हमारा, वो हमारी इस CHM 506512 की सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम जो प्रैक्टिकल डिस्कस करने लगे हैं वो है पोटेंशियोमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन कमर्शियल वॉशिंग सोडा ऐश। तो आपको ये मालूम होगा कि जो हमारे पास जो वॉशिंग सोडा होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है, और ये जो सोडियम कार्बोनेट है, इट इज़ द 11th लार्जेस्ट ऑफ ऑल डोमेस्टिक इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स। तो ये बहुत अहमियत का हामिल है। तो अगर आपके पास कोई कमर्शियल वॉशिंग सोडा का सैंपल लाया जाए, तो उस कमर्शियल वॉशिंग सोडा के सैंपल में अगर आपको ये कहा जाए कि जनाब इसकी परसेंट प्योरिटी बता दीजिए, तो आपको बीइंग एन एनालिटिकल केमिस्ट वो तमाम ज़राए, वो तमाम तरीक़े पता होने चाहिए जिसके मुताबिक आप उसकी प्योरिटी निकाल सकते हैं। आपको मालूम है कि सोडियम कार्बोनेट जो है वो एक बेस है, और इसको एक किसी भी एसिड से, स्टैंडर्डाइज्ड एसिड से टाइट्रेट करवा के इसकी परसेंट प्योरिटी निकाली जा सकती है। तो एक तो तरीका होता है हमारे पास, वही जो हम एसिड बेस टाइट्रेशन करवाते हैं कि जनाब आपने क्या करना है कि क्योंकि ये जो कमर्शियल वॉशिंग सोडा है ये बेस है, इसका सॉल्यूशन बनाइए, एक इंडिकेटर डालिए जनाब, और ऊपर ब्यूरेट में मौजूद स्टैंडर्ड एसिड से उसको टाइट्रेट करवा दीजिए, है ना। ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपको इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें, जैसे हमारे इस केस के अंदर हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने लगे। इट इज़ बेसिकली पोटेंशियोमेट्रिक डिटर्मिनेशन। सो व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी यूजिंग pH मीटर फॉर दैट ना। तो आपने क्या करना है, आपको पता है कि जनाब जब आप सोडियम कार्बोनेट का जो कार्बोनेट है इसको किसी एसिड से रिएक्ट करवाते हैं, तो ये एक बाई स्टेप प्रोसेस होता है। यानी अगर आपने इसमें एसिड डाला तो पहले मरहले में क्या होगा कि ये बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, सही है। अब दूसरे मरहले में जब ये तमाम का तमाम कार्बोनेट H+ से कंबाइन होकर बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया, अब ये जो बाइकार्बोनेट है सेकंड स्टेप में ये प्रोटॉन से यानी हाइड्रोजन से मिलकर ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के अंदर, है ना। यानी इसका पहला बेसिक कैरेक्टर यहाँ आ जाएगा, दूसरा बेसिक कैरेक्टर यहाँ आ जाएगा। अच्छा, इसकी जो pKb की वैल्यू है आपके पास जो रिपोर्टेड है pKb1 दैट इज वो है 3.67, और इसकी जो pKb की वैल्यू है pKb2, इसकी वैल्यू रिपोर्टेड जो है लिटरेचर में दैट इज 7.62। ये आपके मैनुअल्स में भी लिखी हुई है, अगर आपके पास मैनुअल्स मौजूद हैं तो इससे क्या साबित हुआ कि आपके पास, क्योंकि ये जो सोडियम कार्बोनेट में कार्बोनेट है ये एसिडिक हाइड्रोजन से मिलकर ये 2 स्टेप्स के अंदर ये कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज होता है, तो आपके पास 2 pKb वैल्यूज़ हैं। लिहाजा जब आप इसको pH मीटर पे लेके जाएंगे तो वहाँ 2 इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आने चाहिए, देयर मस्ट बी 2 शार्प चेंजेस, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको करने का तरीका क्या होता है, किस तरह से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है, आप लैब में कैसे करेंगे। तो सबसे पहला इसमें जो काम आपको करना है वो ये करना है कि जो HCl आप यूज़ करेंगे ना, इसमें जो एसिड यूज़ होता है इसमें वो यूज़ होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
और ये तकरीबन 0.1 मोलर आपको बनाना होता है। तो आपने इसको, क्योंकि HCl एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड एसिड है, आप इसको एक्यूरेटली बना नहीं सकते, तो आपने 0.1 मोलर बना के इसको स्टैंडर्डाइज भी करना होता है। अब यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन के लिए आपको सोडियम कार्बोनेट दिया जाएगा, और वो जो सोडियम कार्बोनेट होगा वो एनालिटिकल ग्रेड का होगा। सही है, इसको स्टैंडर्डाइज भी आप सोडियम कार्बोनेट से करेंगे। अब आपने स्टैंडर्डाइजेशन के लिए क्या करना है कि आपने तकरीबन एक बीकर लेना है, इस बीकर के अंदर आपने एक वेड अमाउंट, यानी आपने एनालिटिकल बैलेंस पर इंतहाई एक्यूरेट अमाउंट ले लिया। आपने स्टैंडर्ड सोडियम कार्बोनेट का जो एनहाइड्रस फॉर्म में होगा, ओवन में रखा हुआ होगा, आपने उसमें से कोई एनालिटिकल बैलेंस पे कोई भी आपने एक स्पेसिफाइड अमाउंट ले लिया। और जो हम आपको मतलब बताते हैं, जो आपको बताया जाता है लैब के अंदर, वो होता है कि अगर आप एक्यूरेट वे करें 0.15 ग्राम के अराउंड, यानी जाहिर सी बात है एनालिटिकल बैलेंस पे तो 4 डिजिट्स तक शो हो रहे होते हैं आफ्टर डेसिमल, सो यू वुड बी मेजरिंग अबाउट 0.1500 ग्राम और 0.15110 ग्राम। तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आपको नोट करने होते हैं, लेकिन रफली इतना आपको लेना ही होता है। तो आपने ये लेकर, ये जो अमाउंट है ये लेकर आपने डाल दिया इस बीकर के अंदर। इस बीकर के अंदर आपने फिर क्या करना है, इनफ पानी डाल देना है, तकरीबन 100 ml के करीब आप पानी डाल देंगे तो ये डिज़ोल्व हो जाएगा पूरा। उसके बाद उसमें मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डालना है, इंडिकेटर डाल देना है। इंडिकेटर डालने के बाद आपने क्या करना है, ब्यूरेट में मौजूद HCl से इसको स्टैंडर्डाइज करना है। जहाँ पे कलर चेंज आ जाए वहाँ पे आपने वॉल्यूम नोट कर लेना है, और उसके बाद उसके ज़रिए आपने HCl की कंसनट्रेशन निकाल लेनी है। आपको मालूम है कि अगर आपने 0.15 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लिया है, या जो भी अमाउंट आपने वे किया है, तो उसको आप डिवाइड कर दीजिए सोडियम कार्बोनेट के मोलर मास से, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे जो सोडियम कार्बोनेट के इस बीकर में मौजूद होंगे, है ना। आपको मालूम है कि सोडियम कार्बोनेट और HCl का जो मोल रेशियो होता है, यानी 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट विल रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ HCl। तो आपके पास HCl के मोल निकल के आ जाएंगे कि जनाब इतने मोल मौजूद थे, यानी इसके जितने भी मोल थे उसका डबल कर दें, तो वो जो HCl के मोल्स आ जाएंगे उसको आप, वो जो ब्यूरेट का जो वॉल्यूम कंज्यूम हुआ होगा HCl का, उस वॉल्यूम से आप डिवाइड कर दीजिए तो HCl की मोलैरिटी निकल के आ जाएगी। तो इस तरह से HCl की मोलैरिटी आप निकाल लें, है ना। तो HCl की मोलैरिटी जब आप निकाल चुके होंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने दोबारा से बीकर लेना है 250 ml का। अब आपने क्या करना है, दोबारा से अपना सैंपल वे करना है, जो आपको दिया जाएगा कमर्शियल वॉशिंग सोडा का। उसको भी तकरीबन 1.15 ग्राम एनालिटिकल बैलेंस पे वे करना है। तो एनालिटिकल बैलेंस पे पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आप नोट कर लीजिएगा जो भी है। उसके बाद उसमें आपने पानी डालना है इनफ, यानी आपने एक बीकर ले लिया, उस बीकर में आपने 0.15 ग्राम सैंपल डाल दिया, इसमें आपने तकरीबन 100 ml पानी डाल दिया। पानी क्यों डाला, ताकि ये सॉल्व हो जाए पानी में, और उसमें जो हम pH का इलेक्ट्रोड डिप करने वाले हैं, ये pH इलेक्ट्रोड है ना। ये pH इलेक्ट्रोड आपने डिप कर दिया। अब इसकी जो भी pH है वो आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे हमें इंडिकेटर डालने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे 2 ड्रॉप्स इंडिकेटर डाल देते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ, इंडिकेटर ना भी डालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ये बस आपकी तसल्ली के लिए है कि इंस्ट्रूमेंट का जो आपका इन्फ्लेक्शन मिलेगा, जो एंड पॉइंट मिलेगा, वो ट्रू है भी या नहीं। आपको बाकायदा नज़र आ रहा होगा कि जहाँ पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ रहा है, जहाँ पे शार्प चेंज आ रहा है, वहाँ पे इंडिकेटर भी उसके बाद अपना कलर चेंज कर रहा होगा। तो इंडिकेटर ना भी डालें तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन बट फॉर द सेक ऑफ़ योर सेटिस्फैक्शन हम क्या करते हैं, 2 ड्रॉप इंडिकेटर के भी डाल देते हैं कि चलो भाई बच्चे वहाँ पे कलर चेंज ऑब्जर्व कर सकेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे ये करना है आपने, फिर क्या करना है, ब्यूरेट सेट करनी है, वही जो HCl की ब्यूरेट थी, और उसमें से तकरीबन 0.5 ml या 1 ml जो भी डायरेक्शन आपको दी जाती है, 1.0 ml या 0.5 ml इतना एसिड ऐड करना होता है। और स्टिरर लगा होता है, मैग्नेटिक स्टिरर पे रखा होता है ये। तो मैग्नेटिक स्टिरर क्या करता है, सॉल्यूशन को घुमाता रहता है। तो जैसे ही आप 1 ml या 0.5 ml जो भी इंस्ट्रक्टर आपको बताए उतना ml आपको वॉल्यूम ऐड करना होता है, और pH इलेक्ट्रोड पे जो भी pH आ रही होती है वो नोट करनी होती है। सही है। तो हर 0.5 ml या 1 ml पे आपने pH नोट करनी है। तो आपको क्या होगा, जब आप कोई ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, जिसमें एक्स एक्सिस के ऊपर वॉल्यूम चल रहा है और वाई एक्सिस के ऊपर pH चल रही है, तो क्योंकि सोडियम कार्बोनेट है, बेस है, स्टार्ट होगा बेसिक pH से। यानी अगर हम pH की स्केल को सेट करें तो 10 या 11 पे कहीं जाके 10 या 11 पे शुरू होगा ग्राफ, और इस तरह से कोई ग्राफ आपके पास आ रहा होगा। ठीक है, यानी HCl की जो भी pH होगी वो यहाँ पे आके कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको दो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स मिलेंगे। पहला इन्फ्लेक्शन पॉइंट यहाँ मिलता है, दूसरा इन्फ्लेक्शन पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा। इन दोनों के मिड पॉइंट्स को आप मिला लीजिए। तो पहला इन्फ्लेक्शन पॉइंट ये, दूसरा इन्फ्लेक्शन पॉइंट ये। ठीक है। अब ये जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, यहाँ पर जो pH इसकी होती है, ये pH pKa1 के बराबर होगी, क्योंकि पहला इन्फ्लेक्शन पॉइंट है तो pKa1, दूसरा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है तो pKa2। ठीक है। अब pKa से pKb कैसे निकालते हैं कि जनाब 14 में से माइनस कर दीजिए तो pKb निकल आएगी आपके पास। pKa1 है तो pKb निकाल लीजिए, pKa2 है तो फिर उसकी pKb निकाल लीजिए। तो यहाँ से pKb निकल आएगी। अब ये जो सेकंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, यहाँ पर आकर तमाम का तमाम बाइकार्बोनेट कन्वर्ट हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो तमाम सोडियम कार्बोनेट आपके वॉशिंग सोडा में मौजूद था वो न्यूट्रलाइज हो चुका है। यानी ये आपके पास इक्विवेलेंस पॉइंट आ चुका है यहाँ तक। इसको आप यूज़ कर लीजिए, जो भी वॉल्यूम यहाँ पे यूज़ हुआ, लेट्स से इफ द वॉल्यूम इज 20.0 ml, है ना। आपके पास HCl की मोलरिटी आपने स्टैंडर्डाइज करके निकाली होगी इस तरह से कैलकुलेशन में। तो वो आपके पास HCl के मिलीमोल कैसे आ जाएंगे भाई, इसके वॉल्यूम को जो ml में था इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी मोलैरिटी से। ये कंसंट्रेशन थी ना मोल्स पर लीटर में, तो लीटर से लीटर जाएगा तो आपके पास HCl के मिलीमोल्स आ जाएंगे यहाँ तक। अब ये जो HCl के मिलीमोल्स आ गए आपके पास, आपको यही मोल रेशियो लगाना है कि जनाब HCl और सोडियम कार्बोनेट का जो मोल रेशियो है, इसके 2 मोल्स इसके 1 मोल से रिएक्ट करते हैं। सही है। तो जो भी यहाँ पे मिलीमोल्स आएंगे उसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो सोडियम कार्बोनेट के मिलीमोल्स कितना आ गए, इसको अगर हम A कह रहे हैं तो ये हो जाएगा A/2 मिलीमोल्स। सही है। तो यहाँ से मिलीमोल्स आ गए, यहाँ पे मिलीमोल्स आने के बाद इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए मोलर मास से, तो मिलीग्राम में आ जाएगा इसका जो मास है। अब मिलीग्राम से ग्राम में चली जाइए, उसको 1000 से डिवाइड करके, तो ग्राम में आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट जो उस सैंपल में, जो वॉशिंग सोडा का सैंपल है उसमें एक्चुअली मौजूद है। सही है। तो वो जो ग्राम में आपने मास निकाला है सोडियम कार्बोनेट का, वो मास आप डिवाइड कर दीजिए जितना मास आपने एनालिटिकल बैलेंस पे वे किया था, है ना। मिसाल के तौर पे यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का जो मास है वो आपका आ रहा है 0.13 ग्राम, और आपने जो वे किया था वो 0.15 ग्राम था। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज प्योरिटी आपके पास आ जाएगी। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, पोटेंशियोमेट्रिक डिटर्मिनेशन कर लेते हैं किसी भी कमर्शियल वॉशिंग सोडा की, कि उसमें कितने परसेंट सोडियम कार्बोनेट वाकई मौजूद है, क्या वो अच्छा है आपको वॉशिंग सोडा दे रहा है या फिर सिर्फ चूना लगा रहा है। तो इस तरह से आपने क्या करना होता है, ये प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना होता है। जाहिर सी बात है ड्यूरिंग द पेंडेमिक हम आपको उस तरह से नहीं करा सकते प्रैक्टिकल जिस तरह पहले कराया करते थे। तो हम ये कर सकते हैं कि आपको कुछ सिचुएशन दे देंगे, कुछ आपको डेटा दे देंगे, आपसे कहेंगे कि जनाब इसका आप
सॉल्यूशन करके दीजिए। यानी आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करना, वो कभी मौका मिलेगा हम आपको करवा देंगे, लेकिन फ़िलहाल आप फॉर द सेक ऑफ़ योर अंडरस्टैंडिंग हमने आपको इस तरह से करके समझा दिया है। अगर आपको इस हवाले से कोई भी सवाल करना हो तो आप बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको उसका जवाब देंगे, या अदरवाइज़ आप चाहेंगे तो हम उसको वैसे भी आपको जूम वगैरह पे लेक्चर भी ले लेंगे। लेकिन ये मैं समझता हूँ यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में इंशाल्लाह नए प्रैक्टिकल के साथ हाजिर होंगे। टिल देन इट्स गुड बाय, थैंक यू।